नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप लोग बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी क्रम में मैं हिंदी की क्लासेस लेकर के प्रस्तुत हूं आप सभी के समक्ष। आप चाहें तो एग्ज़ाम T20 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हिंदी भाषा का इतिहास हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। इसमें मैं आपकी हिंदी की सारी क्लासेस एक एक करके कवर करा रही हूँ, जो कि जैसे अभी अपकमिंग कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। वीडियो री एग्ज़ाम है जो कि पहले हो चुका था 2018 को, अभी फिर से होने जा रहा है। न्यू वैकेंसीज़ UP-SSC में आई हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होना है। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इन सभी के एग्ज़ाम में आपसे हिंदी ज़रूर पूछा जाएगा, तो उसके लिए क्लासेस हैं। उसके अलावा आप बात करें तो UP-PSC के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है हिंदी। RO का एग्ज़ाम होना, उसमें भी हिंदी आएगा। तो जिन भी एग्ज़ाम्स में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो। UP पुलिस और UPSI में भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, जो कि रेगुलर कराई जा रही है, और आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हिंदी भाषा का इतिहास, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने पढ़े थे। आज उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हुए हिंदी भाषा की जो उपभाषा है, बोलियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं, आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे। अब हमें पढ़ना है हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। इससे पहले यदि आप ये हिंदी की क्लास आप देख रहे हैं, तो इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले वो क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। अभी तक हम लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे थे, संस्कृत से कैसे हिंदी विकसित हुई है। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी छोटे स्थान पर आप देखेंगे हिंदी का वही परिष्कृत रूप नहीं यूज़ किया जाता, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा होती है। जैसे कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, आप लोग हिंदी तो बोलते हैं, किंतु आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो बोली बोली जा रही है, आपकी स्थानीय लैंग्वेज है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो अब बोली न रहकर उपभाषा कहलाने लगती है। यदि क्या होगा, इसमें साहित्य रचना भी हो, इसके क्षेत्र में विस्तार हो जाए, तो क्या हो जाएगी, यही बोली उपभाषा कहलाई जाने लगेगी। जब किसी उपभाषा को साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा एक निश्चित व सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसके क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है, तो वह भाषा कहलाने लगती है। सबसे पहले बोली बताया गया, एक स्थानीय भाषा है, छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली है। यदि उसमें साहित्य रचना स्टार्ट हो जाए, उसके क्षेत्र में विस्तार हो जाए, तो वो क्या होगी, उपभाषा होगी। अब इस उपभाषा का भी देखिए विस्तृत और क्षेत्रीय रूप क्या हो जाएगा, भाषा कहलाएगा उपभाषा का। और इसके अंतर्गत बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां आ जाती हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला होता है, या एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी की महत्वपूर्ण विभाषाएं ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली, भोजपुरी, ये सब हैं। अब ये हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण जो बोलियां हैं, इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सी? पहली पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है राजस्थानी क्षेत्र, चौथा है पहाड़ी क्षेत्र और पांचवा है बिहार क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों में भी विभिन्न तरह की बोलियां बोली जाती हैं। उसके लिए एक टेबल है, आप लोग उससे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये 5 भाषाएं आपको समझाई गई हैं। ये टेबल देख लीजिए, उपभाषाएं, बोलियां और उनके मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ पर जो 5 तरह का विभाजन हमने पढ़ा है, सबसे पहले देखिए पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी के अंदर भी कितनी तरह की, 5 तरह की बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी बोलते हैं। दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी बांगरू या हरियाणवी, चौथी बुंदेली और पांचवी है कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू या हरियाणवी भी जिसको बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। अब दूसरी हमने भाग जो पढ़ा था वो है पूर्वी हिंदी का, और पूर्वी हिंदी में 3 तरह की बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद तीसरा विभाजन है राजस्थानी वाला। उसमें पहली है मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है।
दूसरी जयपुरी या ढूढ़ानी, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, और मेवाती जो है ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और चौथे प्रकार की है मालवी, ये दक्षिणी राजस्थान में। तो क्षेत्र के दिशाओं के आधार पर यहाँ पर विभाजन आपने राजस्थानी का देखा। उसके बाद है पहाड़ी। पहाड़ी में दो तरह की बोलियाँ हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। लास्ट में आती है बिहारी, जो पांचवा विभाजन है। इसमें तीन तरह की बोलियाँ हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अभी मैं ये टेबल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर अभी सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो उपभाषाएं या बोलियाँ हैं, सबसे पहले इन उपभाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और उसके बाद है पहाड़ी और बिहारी। इन 5 भागों में विभाजन किया गया है। आइए इनको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियों को समझते हैं। कौन कौन सी? पहली वाली हमने पढ़ी थी खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी भी बोलते हैं। खड़ी बोली का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है वीडियो री एग्ज़ाम में या UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे प्रश्न बनने का। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी था, जो साहित्यिक भाषा में बदल जाने के कारण खड़ी बोली हो गया। इसका नामकरण लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर 1803 ईस्वी में की भूमिका में किया था। इस भाषा के अन्य नाम क्या है? सरहिंदी है, वर्नाक्युलर है, बोलचाल की हिंदुस्तानी। ये सब क्या है? इस बोली का अन्य नाम हो गया। खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है? ये याद रखिए। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये सब है। मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श एवं मानक खड़ी बोली माना जाता है। देखिए खड़ी बोली के क्षेत्र याद रखिए। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया और खड़ी बोली आकार बहुला है। मूल कौरवी में लोक कथा, गीत, पहेली, गीत, नाटक आदि लोक साहित्य उपलब्ध हैं। पहली तो हो गई कौन सी? हमने समझी खड़ी बोली या कौरवी। अगली भाषा है इसी में ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का विकास भी किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। इसका मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा है। अन्य क्षेत्र इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मथुरा के आसपास के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह बोली जाती है। ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से बहुत संपन्न है। कृष्ण भक्ति काव्य की यह एकमात्र भाषा है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। भक्ति काल तथा रीतिकाल दोनों में रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में हुई हैं। संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। ब्रज भाषा या ब्रजबुली दो अलग अलग भाषाएं। ब्रजबुली का प्रयोग मिथिला, बंगाल, असम, उड़िया जो कि उड़ीसा क्षेत्र है के कृष्ण भक्त रचनाकार के करने के लिए, जो कृष्ण भक्ति रचना है उसके लिए करते थे। ब्रजबुली को पुरानी जो बांग्ला है इस नाम से जाना जाता है। साहित्यिक महत्व के कारण इसे ब्रजबोली नहीं ब्रज भाषा कहा जाता है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर ये सब ब्रज भाषा के अमर कवि हैं। तुलसीदास जी ने अपनी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं, जैसे तुलसीदास की कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं। ब्रज भाषा देश के बाहर तुर्कमेनिस्तान में बोली जाती, जिसे ताजुबेकी ब्रज भाषा भी कहा जाता है। आप याद रखिए। देखिए सबसे पहले कौन सी है? पश्चिमी बोली है। पश्चिमी बोली का विकास किससे हुआ है और किस क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद ब्रज भाषा, इसका किस अपभ्रंश से विकास हुआ और इसका क्षेत्र, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कवि हैं एक बार इनको देख लीजिए। तीसरी आती है बांगरू, जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं। सौर सेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से यह विकसित हुई है। इसका क्षेत्र जो है हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी भाषा आकार बहुला है। उसके बाद समझते बुंदेली को। बुंदेली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ और इसका क्षेत्र याद रखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र। देखिए बुंदेली भाषा जो है वो ओकार बहुला है। केशवदास, पद्माकर भूषण, लाल कवि, गंगाधर व्यास, जगनिक आदि प्रमुख बुंदेली कवि रहे हैं। अब इसमें हमें लास्ट पढ़नी है, जो 5वीं बोली है वो है कन्नौजी। कन्नौजी का भी विकास क्या हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से।
इसके क्षेत्र हैं इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत। कन्नौजी भाषा ओकार बहुला है। चिंतामणि, नीलकंठ, मतीराम आदि कवियों ने कन्नौजी और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। तो पहला जो भाग था पश्चिमी हिंदी, उसका हमने 5 तरह से विभाजन तैयार किया है। अब अगली आती है पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की बोलियां। पहली है अवधी। अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। UPSSC और UPP के एग्जाम में पिछले साल ये पूछे गए प्रश्न हैं। इसका मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसे कोसली नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर में अंशतः, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है। सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना अवधी में हुई है। मुल्ला दाऊद, जिनकी चंदायन है, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, तुलसीदास की रामचरितमानस, उस्मान की चित्रावली, रघुनाथ दास रामसनेही इसके क्या हैं, प्रमुख कवि हैं जो अवधी भाषा है। अवधी में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। भारत के बाहर फिजी में अवधी बोलने वालों की संख्या अधिक है। अवधी की पहली रचना चंदायन 1370 को माना जाता है। अब इसकी जो दूसरी भाषा है वो देखिए बघेली है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, रीवा, सतना, शहडोल, मैहर और उसके आसपास के क्षेत्र, MP वाले क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ी, इसका भी उद्भव किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से। इसका क्षेत्र याद रखिए सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर हैं। अब तीसरी जो है वो है तीसरा विभाजन राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की जो 4 बोलियां हैं। इसमें सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी देखते हैं। मारवाड़ी जिसको बोलते हैं, इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस क्षेत्र में जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर आते हैं, जो कि पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र है। फिर पूर्वी राजस्थान जिसको जयपुरी या ढूढ़ाड़ी बोलते हैं, इसका क्षेत्र जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ है। दूसरी हो गई, पहले पश्चिमी और दूसरी हो गई पूर्वी। तीसरी है उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती बोलते हैं, या कहाँ कहाँ बोली जाती है, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसकी एक मिश्रित बोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। और इसमें जो चौथी है वो है दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी बोलते हैं, या इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो है पहाड़ी क्षेत्र, जो चौथा विभाजन है। इसमें 2 बोलियां आती, पहली पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी जैसे यह बोली जाती जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा इसके आसपास क्षेत्र में यह बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी कहाँ, कुमाऊनी है और गढ़वाली, क्रमशः कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तराखंड क्षेत्र में ये बोली जाती है जो कि पहाड़ी है। अब लास्ट पढ़ते हैं बिहार के क्षेत्र में जो हिंदी की 3 बोलियां बोली जाती हैं। पहली है मगही। ये जो मगही है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर इसके आसपास बोली जाती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भोजपुरी। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है और इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, भोजपुर, बिहार में। इसके अलावा इसका प्रयोग और किस किस क्षेत्र में होता है, तो बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद और चंपारण, सारण हैं, जो भी बिहार के पास के ज़िले हैं यूपी के। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सर्वाधिक हैं। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में भी इस बोली का प्रचार प्रसार है। भोजपुरी में लिखित साहित्य अत्यंत कम है। इसके रचनाकार की बात करें तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। भिखारी ठाकुर के अतिरिक्त महेंद्र मिश्रा इस बोली के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्हें पूर्वी गीतों का जनक, पूर्वी गीतों का सम्राट कहा जाता है। इनकी रचना पूर्व रामायण है जो भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य, इसलिए इन्हें भोजपुरी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महेंद्र मंजरी, कजरी संग्रह, मेघनाथ वध, महेंद्र दिवाकर। भोजपुरी बोली हिंदी भाषा की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रीय हिंदी फिल्म बनती है। अगला जो है इसमें विभाजन वह है मैथिली।
मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसकी लिपि तिरहुता देवनागरी है। इसका मुख्य केंद्र है मिथिला और यह 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है। इसके अतिरिक्त यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मगही तथा मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल से होती आई है। विद्यापति की पदावली, इन्होंने मैथिली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंद दास, रंजीत ताल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वरगंधा जिनको स्वरगंधा बोलते हैं, मैथिली के प्रमुख ये साहित्यकार हैं। अब ये टेबल इसलिए दी गई है जिससे जो आपने अभी तक पढ़ा उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में पढ़ पाएँ। जैसे कि सबसे पहली बोली है पश्चिमी हिंदी, उसमें आती खड़ी बोली और कौरवी, वह कहाँ बोली जाती? देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ क्षेत्र, बिजनौर और मुरादाबाद। दूसरी है ब्रज भाषा, ये कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, बदायूं, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। बांगरू या हरियाणवी है, यहाँ हरियाणा, दिल्ली और का देहाती भाग आएगा। बुंदेली झांसी के आसपास, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत। यहाँ पर याद रखिए कहाँ पर, जैसे कानपुर पूछ लिया गया, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप याद रखिए कन्नौजी। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं और इस टेबल को आप हर हाल में रट डालिए। दूसरी है पूर्वी हिंदी, इसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा और बस्ती में बोली जाती है। बघेली रीवा, सतना, शहडोल, मैहर और उसके आसपास का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ी सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर दुर्ग में बोली जाती है। अगली है राजस्थानी, इसमें 4 है। मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थानी है, जो जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर में बोली जाती है। दूसरी है जयपुरी या ढूढ़ानी, ये जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ में बोली जाती है। तीसरी है मेवाती, उत्तरी राजस्थानी, जो कि अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। मालवी दक्षिण राजस्थानी, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में। अब पहाड़ी में 2 हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊं में कुमाऊनी और गढ़वाल में गढ़वाली। लास्ट है बिहारी, इसमें 3 तरह की हैं। मगही पटना में, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, भोजपुरी बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास का क्षेत्र। आपके पास अगर ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल ज़रूर आप बना करके इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और ऐसा ना हो कि आप पढ़ कर के भी जाएं और आपको याद ना हो तो यहाँ से आपको दिक्कत हो। ये टॉपिक ज़रूर तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद पढ़ना है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। जिस भाषा में शासन का कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं और अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी से लेकर के अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की अत्यधिक मांग उठने लगी। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। संविधान सभा ने हिंदी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस टॉपिक में यही लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली ये। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है और संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तैयार कर लीजिए। आगे दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को
राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। हिंदी भाषा का इतिहास और मुख्य तथ्य दिए गए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, इनको आप लोग ज़रूर रीड कर लें। ये पॉलिटी में भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए आगे अब हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है 8वीं सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं। संविधान में जो 8वीं अनुसूची लिखी गई है उसमें आप देखेंगे 22 भाषाएं अभी सम्मिलित की जा चुकी हैं। आरंभ में 14 भाषाएं थीं और 8वीं अनुसूची में इनको सम्मिलित किया गया था। पहले ये जो 14 भाषाएं थी उनको देख लीजिए कौन सी थी। पूछा गया प्रश्न है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। एक बार फिर से इनको देख लीजिए, ये 14 कौन कौन सी हैं। देखिए असमिया बंगला, गुजराती हिंदी, कन्नड़ कश्मीरी, मलयालम मराठी, उड़िया पंजाबी, संस्कृत तमिल, तेलुगु उर्दू। ये सबसे पहले सम्मिलित की गई थी जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को रखा गया, किंतु 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें जो सिंधी भाषा है उसको भी सम्मिलित किया गया। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 15 हो गई। उर्दू के बाद कौन सी ऐड हो गई? 15वीं भाषा सिंधी हो गई, जो कि 21वें संविधान संशोधन। देखिए जिस सा कैसे लिखते हैं उसी तरह 21 लिखा होता है, बस उसको आपस में जोड़ दीजिए, सा बन जाएगा। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद देखते हैं 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसके तहत देखेंगे कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। पहली है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब टोटल कितने हो गई? 18 हो गई। 15 थी, 3 और जुड़ी हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए इनको आप याद जरूर करिएगा कौन कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सी भाषाएं। आप ट्रिक भी बना सकते हैं, कैसे भी इनको याद कर सकते हैं। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखते हैं 2003 में और भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं और जुड़ी। अभी तक 18 थी, 4 और जोड़ेंगे, कितनी हो जाएंगी? 22 भाषाएं। लास्ट में कौन सी जुड़ी है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब कितनी टोटल भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख किया गया है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा ना हो सका। देखिए देश कब आज़ाद हुआ? 1947। संविधान कब अंगीकृत हुआ? जो संविधान का निर्माण हुआ वह 1950। यहाँ से क्या हुआ? 15 साल का वक्त दिया गया जब तक हिंदी भाषा यूज़ की जाए और उसके बाद अपनी राजभाषा जो हिंदी है उसका यूज़ किया जाए, अंग्रेजी वहाँ से बंद किया जाए। और इस बार अभी देखिए यूपीपीएससी का जो प्रश्न पत्र आप देखेंगे जो अभी हुआ है रिसेंटली एग्ज़ाम, उसमें पूछा भी गया था जीएस पेपर फर्स्ट में कि जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा जो संसद में यूज़ होती है, कार्यकाज की भाषा है, कामकाज की, वो कितने सालों के लिए की गई थी? तो 15 साल के लिए था, किंतु बाद में इसको ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसको ख़त्म किया जा सके। फिर देखते हैं वर्ष 1963 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। राजभाषा से संबंधित कुछ संस्थान हैं, इनके संस्था का नाम दिया गया है, कौन से कहाँ पर हैं और उनका स्थापना वर्ष। एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आते हैं। प्रकाशन विभाग जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में 1944 में इसकी स्थापना हुई। फिल्म प्रभाग है जो कि नई दिल्ली में, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, ये 1948 में और ये 1954 में। पत्र सूचना कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, 1956 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ। आकाशवाणी याद रखिए नई दिल्ली में है 1957 में, और 1957 में ही नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में स्थापित किया गया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में 1960 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में 1961 में। राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है नई दिल्ली में 1965 से 75। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, देश के अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है नई दिल्ली में, 1971 में इसको स्थापित किया गया। अगली है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली 1975। राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली 1975। 1976 में
दूरदर्शन जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इतना याद रखिए आप लोग इन संस्थान के बारे में, एक बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। इन सभी को आप एक बार बस रीड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं देना है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं, लिपि दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है। प्राचीन भारत की जो लिपियां हैं उनमें सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी की लिपि जो है चित्राक्षर है तथा ध्वन्याक्षर है। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि में हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासनाओं के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनागर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से देवनागरी से कहा गया। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? उर्दू अरबी जो भाषा की लिपि है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि, जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि को लोकनगरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार के बारे में यहाँ पर वर्णन है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका मानकीकरण दिया गया। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है वो पूरा मैं आपको करवा रही हूँ। प्रश्न सिर्फ वहीं से आएंगे, इसलिए आप इतना ज़्यादा ना पढ़ें जो आपके लिए यूज़ का ना हो। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप आप देखेंगे तो हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे पहले चीनी, उसके बाद अंग्रेजी और सबसे बाद में उसके तीसरे नंबर पे आती है हिंदी। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया हो गया और रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका इत्यादि देशों में अन्य भाषा के रूप में हिंदी अध्यापन के प्रति रुचि बढ़ रही है। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही। फिजी सरकार का सूचना विभाग शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है। इनके उपन्यासों में लाल पसीना जो कि 1977 वो सर्वश्रेष्ठ है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। सवेरा वर्ष 1976 में, धरती मेरी माता 1978 की है, करवट 1979 की है। ठीक है। उपन्यास और इंसान जाग उठा 1959 की। फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। इन्होंने देखो वे दीप वर्ष 1960 में और आज़ादी की किरणें 1970, हीर रांझा 1971 आदि श्रेष्ठ नाटकों की रचना की। रीड कर दिया मैंने, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार देख लीजिए। विश्व हिंदी सम्मेलन जरूर पढ़ लीजिए, पूछा जाता है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा साहित्य प्रेमी जुटते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अब तक कई सम्मेलन हुए। सबसे पहला याद रखिए 10 से 14 जनवरी को 1975 में हुआ था नागपुर, भारत में पहला अधिवेशन। दूसरा कहाँ हुआ? 28 से 30 अगस्त 1976 को अगले साल पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। उसके बाद तीसरा हुआ 28 से 30 अक्टूबर 1983 में, ये भी भारत में, नई दिल्ली में हुआ। चौथा हुआ 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई, मॉरिशस में। पाँचवा हुआ 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में। छठा हुआ 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन, ब्रिटेन में। सातवां 5 से 9 जून 2003 पारामारिबो, सूरीनाम में जो कि है। आठवां है 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क, अमेरिका में। उसके बाद याद रखिए 9वां हुआ 22 से 24 सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 2015 में हुआ 10वां भारत, भोपाल में। और 11वां हुआ है पोर्ट लुइस, मॉरिशस 2018 में। 2021 में हुआ देवास, मध्य प्रदेश, एमपी में। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ तक हमने क्या किया है, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट भाषा का विकास से रिलेटेड
जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें MCQs पढ़ने हैं या पिछले साल जो भी पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ ये टेस्ट जो पेपर है बनाऊंगी एक ऐसा जिसमें आपके सारे प्रश्न मैं इंक्लूड कर लूँगी। तो प्रीवियस ईयर में जो भी ये प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्न आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से उनको आप देख सकेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हिंदी भाषा का विकास। और आप सिर्फ ये 2 वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं कंफर्म बोल रही हूँ। आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए इस टॉपिक को और जो जो टेबल मैंने बोली हैं ठीक उसी तरह बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे पहले के वीडियो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।